हेलो दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज इंग्लिश विद साहिल मिश्रा। तो आज की क्लास में हम लोग नाउन के कार्य और केस के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसके पहले ऑलरेडी नाउन की 3 क्लासेज हो चुकी हैं, जिसमें नाउन, नाउन के काइंड्स, इसके बाद नाउन और नाउन जेंडर, इसके बाद नाउन और नाउन नंबर की क्लासेज ऑलरेडी हो चुकी हैं। तो जो आज की क्लास है उसमें नाउन के कार्य और केस के विषय में आपको बताया जाएगा। तो सबसे पहला जो नाउन का कार्य है वो है सब्जेक्ट टू अ वर्ब। सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब अर्थात किसी भी वर्ब का सब्जेक्ट बनकर आता है नाउन, ठीक है। और जब इस तरीके से सब्जेक्ट बनकर आता है तो ये किस केस में होता है? नॉमिनेटिव केस में। जब नाउन किसी भी वर्ब का सब्जेक्ट बनता है तो ये कौन सा केस होता है? नॉमिनेटिव केस। जैसे मान लीजिए राम किल्ड अ स्नैक। राम किल्ड अ स्नैक। जैसे सीता बॉट ए डॉल, ठीक है। इसी तरीके से तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे किल्ड वर्ब का सब्जेक्ट क्या है? राम। यहाँ पे बॉट वर्ब का सब्जेक्ट क्या है? सीता। तो जब भी नाउन किसी वर्ब का सब्जेक्ट बनकर आता है तो वहां पे कौन सा केस होता है? नॉमिनेटिव केस होता है। तो नाउन का जो पहला कार्य है वो किसी भी वर्ब का सब्जेक्ट बनकर आना, ठीक है। अगला जो नाउन का कार्य है वो है ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब अर्थात किसी भी वर्ब का ऑब्जेक्ट बनकर आना। और जब इस तरीके से नाउन का यूज होगा तो यहाँ पे कौन सा केस होगा? ऑब्जेक्टिव केस। जब किसी भी नाउन का यूज एज अ ऑब्जेक्ट किया जाएगा, ठीक है। जैसे ही ब्रोक द चेयर। ही ब्रोक द चेयर। तो यहाँ पे ब्रोक वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है? द चेयर। और ये एक नाउन है, तो यहाँ पे जो नाउन है वो वर्ब का ऑब्जेक्ट बनकर आया है, ठीक है। जैसे यू बॉट अ बैग। तो यहाँ पे जो बैग नाउन है ये इस बॉट वर्ब का ऑब्जेक्ट है। और यहाँ पे बैग का यूज किस तरीके से किया गया है? ऑब्जेक्टिव केस में। इसी तरह से इसमें चेयर का यूज भी ऑब्जेक्टिव केस में हुआ है। तो ये दोनों ही नाउन ऑब्जेक्टिव केस में प्रयोग किए गए हैं। तो नाउन किसी भी वर्ब का सब्जेक्ट बन सकता है और किसी भी वर्ब का ऑब्जेक्ट बन सकता है। अब नाउन का अगला वर्ग देखिए, और जब यहाँ पे एज अ सब्जेक्ट यूज किया जाएगा तो ये कौन सा केस होगा? नॉमिनेटिव केस। और जब नाउन का यूज ऑब्जेक्ट की जगह पे होगा तो वो कौन सा केस होगा? ऑब्जेक्टिव केस होगा। ओके, चलिए आगे। कभी कभी क्या होता है, किसी ट्रांजिटिव वर्ब के 2 ऑब्जेक्ट होते हैं। जैसे यू गेव मी ए पेंसिल। इस तरीके से यहाँ पे ये जो गेव ट्रांजिटिव वर्ब है इसके 2 ऑब्जेक्ट हैं। एक तो मी है और एक पेंसिल है। तो हमेशा जो लिविंग पर्सन बीइंग होगा उसे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलेंगे, और जो नॉन लिविंग होगा उसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो कह सकते हैं कि किसी भी ट्रांजिटिव वर्ब के 2 तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं। एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जो सजीव होता है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और जो निर्जीव होता है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। जैसे राम टॉट मी इंग्लिश। अब यहाँ पे इस टॉट वर्ब के 2 ऑब्जेक्ट हैं, एक मी और एक इंग्लिश। तो मी हमारा कैसा ऑब्जेक्ट हो जाएगा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये लिविंग पर्सन बीइंग है, और ये नॉन लिविंग है। ये कैसा ऑब्जेक्ट हो जाएगा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। और जब भी हमें किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट फाइंड आउट करना हो कि सब्जेक्ट को कैसे फाइंड आउट करें, तो हमेशा हु लगाकर क्वेश्चन किया जाता है। हिंदी में अगर कहें तो कौन या किसने लगाकर प्रश्न पूछते हैं, तो हमें सब्जेक्ट के बारे में जानकारी मिलती है। जैसे यू गेव मी अ पेंसिल, तो हु गेव मी अ पेंसिल, तो आंसर क्या निकल के आया? यू। तो यही सब्जेक्ट होगा। यहाँ पे जैसे राम टॉट मी इंग्लिश, तो हु टॉट मी इंग्लिश, ठीक है। तो राम, तो ये सब्जेक्ट हो गया। और जब ऑब्जेक्ट के विषय में पता करना हो तो व्हाट या फिर
whom लगाते हैं तो हमें ऑब्जेक्ट की जानकारी मिलती है। तो whom लगाने से हमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पता चलता है और what लगाने से डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पता चलता है। ठीक है, जैसे ठीक है, राम टॉट मी इंग्लिश, तो क्या पढ़ाया? इंग्लिश, तो वो कैसा ऑब्जेक्ट हो जाएगा? डायरेक्ट। और whom यानी किसे पढ़ाया? तो मी, वो कैसा हो जाएगा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ओके, कभी कभी नाउन प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनकर आता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन। से राम इज वीपिंग इन द रूम। ठीक है, द बुक इज ऑन द टेबल। तो यहाँ का जो नाउन है रूम, ठीक है, ये इस प्रीपोजिशन यानी इन प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। इसी तरह से इसमें ये जो टेबल नाउन है ये इस ऑन प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। तो नाउन किसी भी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन सकता है। यहाँ पे रूम का जो रिलेशन है वो उसकी वर्ब से कुछ भी नहीं है। इसी तरीके से यहाँ पे टेबल का रिलेशन उसकी वर्ब से नहीं है, क्योंकि उसके आगे प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन से उसका रिलेशन है। तो नाउन किसी भी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनकर आ सकता है। ठीक है, उनका अगला वर्ग पजेसिंग अ नाउन। ठीक है, अर्थात नाउन जब अधिकार प्रकट करता है। ठीक है, यहीं पे आपको पजेसिव केस भी पता चलेगा। तो पजेसिंग अ नाउन, जब नाउन पजेशन को दर्शाता है। ठीक है, जब एक नाउन का दूसरे नाउन पर अधिकार प्रकट किया जाता है। जैसे राम्स वॉच इज वेरी कॉस्टली, इज वेरी कॉस्टली। ठीक है, जैसे हरीज डॉग इज ब्लैक। यहाँ पे राम्स और हरीज का यूज किस तरीके से हुआ है? पजेसिव केस में। ये कौन सा केस होगा? पजेसिव केस में। और ये तब हमें एपॉस्ट्रॉफी एस का यूज करना पड़ता है। ठीक है, किसी भी लिविंग पर्सन के साथ एपॉस्ट्रॉफी एस का यूज किया जाता है। अगर हिंदी में इसके अर्थ की बात करें तो जिसके साथ एपॉस्ट्रॉफी लगता है तो हिंदी में उसका अर्थ का की के होता है। जैसे राम वॉच, तो इसका अर्थ क्या होगा? राम की घड़ी। इसी तरीके से यहाँ हरीज डॉग मतलब हरी का कुत्ता। ठीक है, तो एपॉस्ट्रॉफी एस का यूज हम इस तरीके से करते हैं किसी भी लिविंग पर्सन के साथ, जब एक नाउन दूसरे नाउन पर अधिकार प्रकट करता है। जैसे यहाँ पे राम का अधिकार उसकी वॉच पर है, इसी तरीके से यहाँ हरी का अधिकार डॉग पर है। तो यहाँ पे कौन सा केस आएगा? पजेसिव केस आएगा। ठीक है, चलिए, रूल फॉर पजेसिव केस। जो भी जीवित प्राणी होते हैं उनके साथ हम एपॉस्ट्रॉफी एस लगा करके पजेसिव बनाते हैं। जैसे सीताज हस्बैंड। ठीक है, इसी तरीके से जैसे मोहन्स हाउस। ठीक है, जैसे बफेलोज, बफेलोज टेल मान लीजिए, इस तरीके से। तो जीवित प्राणियों में हम एपॉस्ट्रॉफी एस का यूज करके उसका पजेसिव बनाते हैं। ठीक है, तो जब हमारा सिंगुलर नाउन होगा तो हम एपॉस्ट्रॉफी और उसके साथ में एस का यूज करेंगे। अगर नाउन हमारा प्लूरल है और एस उसमें पहले से लगा हुआ है तो फिर केवल एपॉस्ट्रॉफी लगेगा, एस का यूज नहीं करेंगे। जैसे अब ये पहले से ये गर्ल्स कैसा है? प्लूरल, तो केवल एपॉस्ट्रॉफी लगाएंगे ऐसे, गर्ल्स हॉस्टल। ठीक है, चिल्ड्रन, अब ये ऑलरेडी प्लूरल है। ठीक है, लेकिन इसके लास्ट में एस नहीं लगा है, इसलिए हम एपॉस्ट्रॉफी और साथ में एस का यूज करेंगे, चिल्ड्रंस हॉस्पिटल।
तो ऐसे हमारे प्लूरल नाउन्स जिनके लास्ट में पहले से एस लगा हो तो फिर केवल एपॉस्ट्रॉफी लगाएंगे, एस नहीं लगाएंगे जब उनका पजेसिव बनाएंगे। और जो ऐसे प्लूरल नाउन्स हैं जिनके लास्ट में एस नहीं लगता है, ठीक है, तो उसमें हमें एपॉस्ट्रॉफी के साथ एस भी लगाना होगा, तब उसका पजेसिव बनेगा। ओके, स्पेस या फिर वेट भी बताता है, या फिर वेट। जब भी ये चीजें मेजर करनी हो तो हमें पजेसिव केस का यूज करना होता है। जैसे एट अ स्टोन्स थ्रो, इस तरीके से, जिसका अर्थ क्या होता है, बहुत ही नजदीक, एट अ स्टोन्स थ्रो। तो जब भी टाइम स्पेस बताना हो, ठीक है, तो हम किसका यूज करते हैं, एपॉस्ट्रॉफी का। जैसे एक किलो, जब आगे जो भी लिखना है, एक किलो शुगर, इस तरीके से। तो टाइम स्पेस, जैसे टाइम बताना हो, जैसे 3 days, इस तरीके से। अब ये पहले से प्लूरल तो एपॉस्ट्रॉफी के हो, 3 days हॉलीडे, इस तरीके से। तो टाइम स्पेस या फिर वेट मेजर करना हो तब भी हम एपॉस्ट्रॉफी का यूज करते हैं। ओके, जिन नाउन्स के लास्ट में सी होता है उसमें केवल एपॉस्ट्रॉफी लगाया जाता है, एस का यूज नहीं करते हैं। जैसे जस्टिस हो गया, अटेंडेंस हो गया, जो भी ऐसे नाउन्स हैं, फॉर, जस्टिस, सेक, इस तरीके से। यानी जब भी जिन नाउन्स के लास्ट में सी होगा तो उनका जब एपॉस्ट्रॉफी बनाएंगे तो केवल एपॉस्ट्रॉफी का यूज करेंगे, एस का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। और कभी भी डबल एपॉस्ट्रॉफी का यूज भी नहीं करते हैं एक सेंटेंस में। जैसे राम्स, और इस तरीके से राम्स वाइफ, ब्रदर डाइड, कभी भी डबल एपॉस्ट्रॉफी का यूज नहीं करेंगे। ये कैसा है, रॉन्ग सेंटेंस। तो राम की पत्नी के भाई के विषय में बताया जा रहा है, तो लिखेंगे द ब्रदर ऑफ राम्स वाइफ, द ब्रदर ऑफ राम्स वाइफ फिर डाइड। अब ये सेंटेंस कैसा है, करेक्ट है, ठीक है। तो डबल एपॉस्ट्रॉफी का यूज नहीं करते हैं, याद रखना। ओके, कभी भी जब दो नाउन्स केस इन अपोजिशन में यूज किए गए हों तो उनमें से केवल बाद वाले नाउन के साथ ही एपॉस्ट्रॉफी लगाया जाता है। केस इन अपोजिशन कैसा होता है, जब एक ही सेंटेंस में दो नाउन्स किसी एक ही व्यक्ति या वस्तु के लिए आए हों तो दूसरे वाले नाउन को पहले वाले नाउन का केस इन अपोजिशन कहते हैं। तो इस कंडीशन में हमेशा सेकंड वाले नाउन के साथ ही एपॉस्ट्रॉफी का यूज किया जाएगा, ठीक है। जैसे इट इज माई फादर राकेश, इट इज माई फादर राकेश हाउस, इस तरीके से मान लीजिए किया गया। अब यहाँ पे दो नाउन है जो केस इन अपोजिशन में है। ये माई फादर और राकेश दोनों एक ही व्यक्ति हैं, ठीक है। इट इज माई फादर राकेश हाउस, यानी ये मेरे पिताजी राकेश का घर है। तो ये दूसरे वाले नाउन को पहले वाले नाउन का केस इन अपोजिशन कहते हैं। तो जब ऐसी कंडीशन हो तो दूसरे वाले नाउन में एपॉस्ट्रॉफी एस का यूज किया जाता है, पहले वाले में नहीं करते हैं। ओके, जब किसी वस्तु पर दो नाउन्स का समान रूप से अधिकार हो तो उसमें से दूसरे वाले में एपॉस्ट्रॉफी एस लगाया जाता है, ठीक है। राम एंड श्याम्स डॉग इज ब्लैक, इस तरीके से। राम एंड श्याम्स डॉग इज ब्लैक, यानी राम और श्याम का कुत्ता कैसा है, ब्लैक है, ठीक है। तो यहाँ पे एक ही कुत्ता है जिसमें से राम और श्याम का दोनों का ही अधिकार है उसके ऊपर, इसलिए केवल सेकंड वाले नाउन में एपॉस्ट्रॉफी एस का यूज किया गया है।
अगर यहाँ पे ऐसे लिखा होता कि राम के साथ भी अपॉस्ट्रोफी लगा देते और यहाँ भी अपॉस्ट्रोफी लगा देते तो फिर क्या हो जाता, दो अलग अलग कुत्तों की बात हो जाती। फिर सेंटेंस होता राम्स एंड श्याम्स डॉग्स, और फिर यहाँ वर्ब क्या आ जाती, आर ब्लैक, यानी अब दो अलग अलग कुत्तों की बात हो रही है। ठीक है, दोनों के पास जो डॉग्स हैं वो डिफरेंट हैं। जब एक के साथ अपॉस्ट्रोफी लगेगा तो एक डॉग के ऊपर दोनों का समान रूप से अधिकार है। जब दोनों के ऊपर अपॉस्ट्रोफी लग जाएगा तो फिर दोनों के पास अलग अलग डॉग हैं, इस तरीके से। ओके, हमारी नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं उनमें ऑफ लगा करके पजेसिव केस बनाया जाता है। ठीक है, जैसे the leg of the table, ठीक है, जैसे the door of the house, इस तरीके से the cap of the pen, इस तरीके से याद रखना। ओके, जो नाउन का वर्क है वो है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ वर्ब, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ वर्ब, यानी जो नाउन होगा वो किसी वर्ब का कॉम्प्लीमेंट होगा। ठीक है, तो कुछ हमारी इंट्रांजिटिव वर्ब होती हैं, जैसे इज हो गया, एम हो गया, आर है, वाज वर हैं। ठीक है, इसी तरीके से जैसे सीम है, लुक है, तो ये इस तरीके की वर्ब्स हैं कि इनके साथ कॉम्प्लीमेंट का यूज किया जाता है क्योंकि ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। तो अपने सेंटेंस के मीनिंग को पूरा करने के लिए कॉम्प्लीमेंट का यूज किया जाता है। ठीक है, जैसे ही इज ए डॉक्टर, अब यहाँ पे इज क्रिया कैसी है, इंट्रांजिटिव वर्ब, उसके साथ ए डॉक्टर का यूज किया गया है। ये एक नाउन है तो यहाँ पे इसका यूज किस तरह से किया गया है, कॉम्प्लीमेंट के रूप में। ठीक है, जैसे यू आर अ साइंटिस्ट, यहाँ पे साइंटिस्ट का यूज कॉम्प्लीमेंट की तरह हुआ है, जबकि ये क्या है, नाउन है। तो नाउन कभी कभी इंट्रांजिटिव वर्ब का कॉम्प्लीमेंट बनकर भी आता है। ठीक है, तो पहले हमने नाउन का यूज वर्क क्या पढ़ा, किसी भी वर्ब का सब्जेक्ट बनकर आता है। फिर हमने क्या पढ़ा, नाउन किसी भी वर्ब का ऑब्जेक्ट बनकर आता है। फिर हमने नाउन का यूज पजेसिव केस में देखा। फिर देखा कि नाउन किसी भी वर्ब का कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है। ठीक है, अब अगला यूज जो नाउन का होगा वो केस इन अपोजिशन। तो अभी जैसे जस्ट मैंने पहले बताया था, केस इन अपोजिशन क्या होता है, जब एक सेंटेंस में दो नाउन्स एक ही व्यक्ति या वस्तु के लिए आए तो उसमें से जो दूसरा वाला नाउन होगा वो पहले वाले नाउन का केस इन अपोजिशन कहलाता है, और दूसरे वाले नाउन के पहले और बाद में कामा का यूज भी करते हैं। ठीक है, चलिए देख, अब इसके बाद जैसे हमने अभी पढ़ा कि कॉम्प्लीमेंट में किस तरीके से नाउन का यूज किया जाता है, तो जब इंट्रांजिटिव वर्ब के साथ नाउन का यूज होगा कॉम्प्लीमेंट के रूप में तो वो हमारा सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए एग्जांपल लिखा है ही वाज ए सिंगर, इस तरीके से, तो यहाँ पे जो सिंगर है ये कॉम्प्लीमेंट की तरह यूज हो रहा है, लेकिन किस तरह का कॉम्प्लीमेंट है, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि ये सब्जेक्ट के विषय में जानकारी दे रहा है। ठीक है, और जब ट्रांजिटिव वर्ब के साथ कॉम्प्लीमेंट का यूज किया जाता है तो फिर वो कैसा कॉम्प्लीमेंट होता है, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। जैसे ही मेड हिम ए कैप्टन, मान लीजिए, इस तरीके से। अब यहाँ पे जो कैप्टन का यूज किया गया ये है तो कॉम्प्लीमेंट, लेकिन किस तरह का कॉम्प्लीमेंट है, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट के विषय में जानकारी दे रहा है। तो याद रखना, जब इंट्रांजिटिव वर्ब के साथ कॉम्प्लीमेंट का यूज होता है तो वो कैसा कॉम्प्लीमेंट होता है, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि वो सब्जेक्ट के विषय में जानकारी देता है। और जब ट्रांजिटिव वर्ब के साथ कॉम्प्लीमेंट का यूज किया जाता है तो वो कैसा होता है, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होता है, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट के विषय में जानकारी देता है। ठीक है, चलिए एक केस लास्ट जो बचा वो कौन सा है, वोकेटिव केस।
संबोधन कारक, ठीक है। तो जब हम किसी भी व्यक्ति को पुकारते हैं, ठीक है, या अपनी ओर उसका ध्यान आकर्षित करते हैं, तब वहां पे कौन सा केस होता है? वोकेटिव केस। जैसे इस तरीके से मान लीजिए राम कम हियर, ठीक है। जैसे सीता गो देयर। जैसे बॉयज सिट डाउन। तो यहाँ पे राम, सीता और बॉयज का यूज किस तरीके से किया गया है? वोकेटिव केस में। तो जब हम किसी को बुलाते हैं तो वहां पे कौन सा केस लगता है? वोकेटिव केस। इस तरीके से हमारे केस भी कंप्लीट हो गए और नाउन हमारा किस तरीके से वर्क करता है किसी भी सेंटेंस में, ये भी हमने देख लिया। तो आई होप क्लास आज की सबको समझ में आ गई होगी। इस तरीके से नाउन हमारा कंप्लीट हो गया। अब जो अगला चैप्टर चलेगा वो हमारा प्रोनाउन का होगा। तो अगर वीडियो अच्छे लगा करें तो सब लोग लाइक जरूर करें वीडियो को, और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अगला हम जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो प्रोनाउन का होगा। और आई